नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नजदीक है। इसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग पूरे सिलेबस के रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसके संबंध में कई लोगों के कमेंट आए थे कि एनवायरनमेंट शुरू किया जाए, तो आज हम लोग एनवायरनमेंट शुरू कर रहे हैं, पर्यावरण, जिसकी है क्लास नंबर 1। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट है, शुरुआत से है। अब इसको कैसे कवर करना है यूपी पीसीएस आरओ के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण, क्लियर है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में आपका पीसीएस में और आरओ में प्रश्न कितने कितने आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पहले। तो देखिए, आरओ में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। पीसीएस वगैरह में लगभग 6 से 7 प्रश्न आ जाते हैं। पीसीएस में लगभग 6 से 7 प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी 5 आ जाते हैं, कभी 8 आ जाते हैं। ठीक है ना, ये एक एवरेज मैं बता रहा हूं। और ये प्रश्न में आप तो करना क्या है, पढ़ना कैसे है, डायरेक्टली सुन लो। आप अपने नोट्स पढ़ रहे होगे, किसी की अगर नोट्स बनी है तो, लेकिन अधिकतर लोगों की पर्यावरण की नोट्स नहीं बनी होती, तो वो करेंगे क्या, घटना चक्र उठाएंगे। घटना चक्र उठाएंगे, पतली सी किताब है, उसको रटेंगे कायदे से। ठीक है, क्योंकि अब समझने समझाने का समय नहीं है कि पर्यावरण को पूरी तरीके से समझाया जाए, और भी सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट बचे हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका ये है, घटना चक्र का पहले का 1 या 2 पेज में थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी को समझ पाओ समझो, नहीं तो जो प्रश्न है उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ के रटो। ठीक है, इतना कर लोगे। और मैं क्या करूंगा, इस चैनल पे पर्यावरण के लगभग जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, घटना चक्र मैं नहीं पढ़ाऊंगा, घटना चक्र अलावा जितने भी आए हुए हैं सभी एग्जामों में, उनको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, जितना एक्सप्लेनेशन जरूरी है पर्यावरण के लिए, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में ज़्यादा चले जाते हैं, जियोग्राफी में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा जरूरी है, जितना इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही पढ़ना है। ठीक, और लगभग लगभग करंट अफेयर आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, तो करंट अफेयर में जो भी एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, अगर आएगा तो इक्का दुक्का प्रश्न उससे आ जाएगा, वरना आप इतना करोगे तो आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अभी भी आप अगर पीसीएस का जो पेपर देखोगे 23 वाला, उसमें ज़्यादातर लगभग सभी प्रश्न रिपीटेड आए हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्टली रिपीटेड है और कुछ क्या है, उनके एक्सप्लेनेशन रिपीटेड है। इस वजह से सिंपल सा एक काम करना है, घटना चक्र उठानी है। नोट्स बनी रहे तो नोट्स उठा लो, नहीं तो घटना चक्र उठा लो। सिंपल सा तरीका, इसको कायदे से पढ़ना शुरू कर दो। और पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो। ठीक है, और मैं जो करवाऊंगा एक्सप्लेनेशन सहित, इसको मत मिस करना है। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करना। सिर्फ और सिर्फ 15 क्लास, 15 या 16, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 15 या 16 क्लास में एनवायरनमेंट का एक एक बारीक मैं आपको कवर करवा दूंगा। क्लियर है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी से छोटी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 15-16 क्लासेस में एनवायरनमेंट समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एनवायरनमेंट की क्लास फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न से बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है प्रश्न में, पढ़ेंगे। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया। तो डायरेक्टली कुछ स्टेटमेंट से भी प्रश्न आ जाते हैं, और स्टेटमेंट से अगर कुछ भी प्रश्न आ रहा है तो डायरेक्टली उसको रटना है, क्योंकि स्टेटमेंट समझने वाली चीज़ है नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दे दिया है तो उसको रट लो, सिंपल सी चीज़ है। तो ये किसने दिया था, ये दिया था रेडमैन ने। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था, रेडमैन ने। ठीक है, अब चूंकि 22 में आया हुआ है तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पीसीएस आरओ में डायरेक्टली रख दे। क्लियर है, आगे चलते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण सिंपल सी चीज है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि है, जल है, वायु है, जैविक पदार्थ हैं, जैविक क्रियाएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु,
इन्हीं का समूह, जैसे मैं कह दूं पृथ्वी पर क्या है, भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन्हीं का जो समूह है, इन्हीं का समूह, यही क्या कहलाता है, पर्यावरण। पर्यावरण। हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं मतलब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हम जीव जंतुओं को मार रहे हैं मतलब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हम वायु प्रदूषित कर रहे हैं मतलब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के बस इतनी ही चीजों में पूरा पर्यावरण फैला हुआ है। क्लियर? अब इसी पर्यावरण को थोड़ा सा अगर डायग्राम में डिनोट कर दें, थोड़ा सा अगर डायग्राम में डिनोट कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई साहब ये है पर्यावरण, ये है पर्यावरण, ठीक है। अब ये पर्यावरण है तो इसी से लगा हुआ है एक आपका वायुमंडल। वायुमंडल जो लिखा था बस उसी का डायग्राम है। एक है जीवमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, बस इन्हीं का ग्रुप क्या कहलाता है, पर्यावरण। अब आप समझिए, अब जैसे वायुमंडल है, अब जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल में हमको क्या पढ़ना है, वायुमंडल में हम पढ़ेंगे प्रमुख जो गैसेस हैं, जो नॉर्मल गैसेस है वो, और जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्या कहते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है ना। तो जो लेयर्स हैं वायुमंडल की, जो लेयर्स हैं इनको पढ़ेंगे। जो वायुमंडल में धूल कण है, धूल कण है, इनको पढ़ेंगे। तो ये वायुमंडल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जीव मंडल है, तो जीव मंडल में क्या है, पेड़ पौधे आते हैं जीव मंडल में, पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं, है ना, और जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु ये जीव मंडल में आते हैं, ठीक है। स्थल मंडल में, स्थल मंडल में मतलब जो स्थल में है, जो भूमि में है, क्या है भूमि में, हम पर्वत पढ़ते हैं, भूमि में हम मैदान देखते हैं अलग अलग प्रकार के, हम भूमि में क्या देखते हैं, रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुस्थल भी देखते हैं, ये सब स्थल मंडल में आएगा। जल मंडल में हम क्या देखते हैं, सागर, झील, नदियां, हिमनद, हिमनदों से भी तो जल निकलता है ना पिघल के। तो बस इन्हीं को पढ़ लेना है, पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। अब बस इन्हीं को अलग अलग तरीकों से पढ़ा जाता है। जैसे हम ग्रीन हाउस गैस पढ़ेंगे तो इसका अलग ही चैप्टर है, उसके बाद गैसेस देख लेंगे उसी में वायुमंडल में। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे जल मंडल, तो जल मंडल में जल प्रदूषण कैसे होता है, वायुमंडल में देखेंगे वायु प्रदूषण कैसे होता है, क्या क्या कारक होते हैं। जीव जंतु में, जीव मंडल में क्या देख लेंगे, जो जैव मंडल है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये सब देख लेंगे। तो बस इससे हमारा पर्यावरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था, ये डायग्राम याद रखना है। प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, बिल्कुल सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, बिल्कुल सही है। भाई पृथ्वी किससे घिरा है, वायु से घिरा है, जल से घिरा है, जीव जंतु आसपास है, सब कुछ है। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये भी है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब समझिए भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक ये क्या चीज है। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण के संघटक कितने हैं, तो पर्यावरण के संघटक, तो पर्यावरण के मुख्यतः 3 संघटक हैं। कौन कौन से, तो एक आपका होता है जैविक, जैविक, एक होता है अजैविक, अजैविक, और अजैविक को ही भौतिक बोल देते हैं, और एक होता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। और सांस्कृतिक में सभी कुछ क्या आता है, मानव निर्मित गतिविधियां या मानव जनित गतिविधियां, ठीक है। अब जैसे जैविक है, तो जैविक आपने मिट्टियां पढ़ी हैं अगर, तो जैविक कोलाइड किस में पाए जाते हैं ये पढ़ा होगा। जैविक का मतलब सिंपल सा होता है ह्यूमस, जैविक मतलब समझो ह्यूमस। अब ह्यूमस कैसे होता है, पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से,
और जीव जंतु से। अजैविक या भौतिक, इसमें क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें वायु हो सकता है, जल हो सकता है, स्थल हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, पर्वत हो सकते हैं, सभी कुछ होता है। और सांस्कृतिक में मानव जनित गतिविधियां सभी कुछ आती है। तो ये पर्यावरण के संगठक हो गए। ठीक है, तो यहां से भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये आपको डायग्राम समझना है अच्छे से। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को, उत्पादों मतलब प्रोडक्ट, पर्यावरण अनुकूल मतलब एनवायरमेंट में जो प्रोडक्ट अच्छे हैं एनवायरमेंट के लिए, उनको सरकार ने कौन सा चिन्ह दिया है, इको मार्क। क्या दिया है, इको मार्क। जहां पर भी इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण है, इकोलॉजी एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो जहां पे इको लग जाए, इको बस वो समझना है कि पर्यावरण से संबंधित चीज हो कोई भी। ठीक है, तो इतना समझ लेना है कि इको मार्क जहां लगा है या इको शब्द जहां मिल गया है वो पर्यावरण से संबंधित है। एक होता है एग मार्क, ये काफी बार आ चुका है एग मार्क। ये क्या होता है, तो कृषि उपज, कृषि उपज की गुणवत्ता के लिए, कृषि उपज की गुणवत्ता के लिए एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये कृषि वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, अभी आपको केवल बी याद करना है। आगे देखिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है। कथन कारण है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। ठीक है, कारण क्या है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो देखिए समझिए, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है मतलब प्राकृतिक का मतलब है जो मानव ने नहीं बनाया है। प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधे, जंगल और तमाम तरह के वन, ये सभी पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर ये सब स्वच्छ होंगे तो वायुमंडल स्वच्छ होगा, वायुमंडल स्वच्छ होगा, जल स्वच्छ होगा, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बिल्कुल सही है, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण साफ सुथरा होता है। मानव क्रियाएं पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, बिल्कुल सही है। जैसे मानव क्रियाएं, मानव ने ज्वालामुखी, सॉरी, मानव ने फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, धुएं से वायुमंडल खराब हो रहा है, और वो धुएं का जो या फैक्ट्री का गंदा जल है वो नदियों में जा रहा है, तो उससे जल प्रभावित हो रहा है। वो जल मनुष्य पी रहा है, उससे मनुष्य प्रभावित हो रहा है। तो कुल मिला के एक दूसरे से ये भी कनेक्टेड है, और मानव जो गतियां कर रहा है उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल सही है, तो ये भी सही है। अब देखो कनेक्ट करो, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, इसी वजह से प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, गलत। ये सही है, बिल्कुल सही है, कथन है प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, अलग सही है। अब मानव क्रियाओं से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है लेकिन अलग अलग सही है। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 20 पर। क्लियर है? नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। डायरेक्टली डेट आएगी, याद कर लेना है। उसके बाद है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनता है, तो 1986 में बनता है। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली, तो ये भी याद कर लेना है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि 22 का जो पीसीएसजे हुआ था तो 23 में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है। क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। तो भारत में ऐसे कैसे कितने जैव भंडार हैं जो विश्व श्रृंखला में सम्मिलित है, पहले तो ये पता होना चाहिए, नंबर्स पता होने चाहिए। तो भाई साहब ये नंबर्स हैं 12। मतलब भारत में जो जैव भंडार आरक्षित क्षेत्र है विश्व पटल पर वो कितने हैं, 12 हैं। भारतीय जैव भंडार आरक्षित क्षेत्र। अब देखिए 12 है, तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा सम्मिलित है, कौन सा लेटेस्ट सम्मिलित हुआ है ना। तो इस टाइप की चीजें आती है। तो 12 के 12 मैं आपको लिखवा देता हूं, इसको आप रट लेना, समझ लेना, चाहे जो करना, लेकिन 12 आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन से। क्या हम लोग पढ़ रहे थे, जैव भंडार आरक्षित क्षेत्र। देखिए पहला है आपका
इधर लिखते हैं। पहला है नीलगिरी। नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र। अब नीलगिरी की पहाड़ियां आपको बहुत अच्छे से पता है कहाँ है, ठीक है, अभी लिख देंगे। दूसरा है एक मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी भी जैव भंडार आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। तीसरा है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जैव मंडल, ऐसे लिखो, सुंदरवन डेल्टा क्या है, जैव मंडल। चौथा है नंदा देवी जैव मंडल। पांचवा है नो क्रेक। नो क्रेक जैव मंडल। और ये सब कुछ मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। छठवा है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हो गया, 6 हो गए। सातवां यहां लिख देंगे सिमलीपाल। सिमलीपाल। आठवां लिख देंगे बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार को इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रेट निकोबार जैव मंडल क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे एक अमरकंटक। अमरकंटक भी जैव मंडल क्षेत्र है। फिर उसके बाद देख लेंगे अगस्त मलाई। और अभी सब बताएंगे आपको लोकेशन कहाँ कहाँ मिलेगी, जिससे कि तुरंत पता चल जाए कि कब आपने पढ़ा था। उसके बाद एक है कंचनजंगा। कंचनजंगा। और एक है आपका पन्ना। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप समझिए, सबसे पहली चीज नीलगिरी वाला कहाँ पे है। तो नीलगिरी वाला आपको बहुत अच्छे से पता है, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी, जब मैंने हिमालय बताया था तो बताया था नंदा देवी पर्वत कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, 78-17 मीटर ऊंची है, तो उत्तराखंड। डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है। नोक्रेक, नोक्रेक के बारे में मैंने बताया था आपको कि शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोक्रेक। कहाँ पे है, गारो पहाड़ी पर। अब गारो कहाँ है, मेघालय में, मेघालय, ये सब बताया था मैंने। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मैंने बताया था कि सतपुड़ा में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम पंचमढ़ी है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये भी है आपका। उसके बाद सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। बड़ा निकोबार, अब बड़ा निकोबार तो आपको पता ही है कि बड़ा निकोबार में ही है। अंडमान निकोबार पढ़ा है कि नहीं। अमरकंटक छत्तीसगढ़, अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। अगस्त मलाई, अगस्त मलाई कहाँ है, ये तमिलनाडु केरल वाले क्षेत्र में है, तमिलनाडु केरल। अब यह है कि अगस्त मलाई कार्डमम पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी अगस्त मलाई, इसी से ताम्रपाणी नदी निकलती है, सब कुछ बताया हुआ है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और पन्ना वाला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। ये हो गई आपकी चीजें। तो अब हमसे पूछा क्या गया था, ये देख लेते हैं एक बार। हमसे पूछा गया था, ये बताओ कि आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। तो नंदा देवी तो सम्मिलित है, नीलगिरी भी है, मन्नारी खाड़ी भी है, मानस नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट। 12 के 12 याद कर लेना, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है। ये भी देखो 23 में आया हुआ है। कंचनजंगा सिक्किम में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, शेषाचलम, शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है, तेलंगाना दोनों में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। दिहांग या देबांग उत्तराखंड में नहीं है। ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग कहाँ बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में। ये मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है।
तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे अगले वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी आपको केवल याद कर लेना है कि सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा और स्थायी कौन सा है? महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? महासागर। अब क्रम देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है? महासागर। तो सागर यहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट। अगले चैप्टर में बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या ट्रिक से याद कर सकते हो, और देखो लेटेस्ट आया ही हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 सम्मिलित करना है। जैवमंडल है और उनकी अवस्थिति है। सिमलीपाल अभी देखा है हम लोगों ने, सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सब लेटेस्ट आया हुआ है। क्या हो जाएगा? सिमलीपाल उड़ीसा में था ना, सिमलीपाल उड़ीसा में ए का 4 बी का 3, तो ए का 4 बी का 3, उसके बाद सी का 1, तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मैंने आपको पर्यावरण के क्या बताए थे? पर्यावरण के संघटक बताए थे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जैविक, अजैविक, अजैविक कोई भौतिकी है, उसके बाद सांस्कृतिक। तो भौतिकी है, भौतिकी का मतलब जैविक, सॉरी अजैविक, अजैविक इसमें से स्थल आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, पर्वत आ जाएंगे, जल आ जाएंगे, वायु आ जाएंगे। जैविक भी बताया था, जैविक भी है जिसमें से पेड़ पौधे, जीव जंतु। सांस्कृतिक बताया था, मानव जनित क्रियाएं जो होती हैं, लेकिन पालचालन नहीं था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्योंकि ऑप्शन ए गलत है। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? जीवोम नहीं है, तो पहली चीज तो जीवोम पता होना चाहिए। जीवोम है क्या? ये जीवोम है क्या? जीवोम को ही बायोम बोला जाता है। बायोम, बायोम इंग्लिश वर्जन है इसका, जीवोम हिंदी है। तो ध्यान रखना, जहां जीवोम आ जाए तो बायोम पूछ रहा है, बायोम आ जाए जीवोम, तो जीवोम बायोम दोनों एक ही है। यह है क्या? तो याद रखना है कि धरती पर या पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो इन सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को ही जीवोम कहा जाता है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनका जो मिश्रित रूप है, इसी में आपका सागर वगैरह आ जाएगा, है ना। इन्हीं का जो मिश्रित रूप है वही आपका जीवोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। अब जीवोम का वर्गीकरण आपको अगर पढ़ा दिया जाए, वर्गीकरण का मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो समझो एक बार, तो इस पेज पर पूरी चीजें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है बायोम, बायोम या जीवोम, एक ही चीज है। क्या होते हैं ये? तो देखिए इसको हम लोग 2 भागों में बांटें, 2 भागों में बांटें अगर, तो क्या मिलेगा हमें? 2 भागों में जैसे ही बांटेंगे तो हमें एक भाग मिलेगा इसका स्थलीय, स्थलीय बायोम या स्थलीय जीवोम, और एक भाग मिलेगा हमें जलीय, जलीय बायोम। ठीक, अब स्थलीय वाले में काफी चीजें आ सकती हैं भाई, स्थल छोटा मोटा थोड़ी ना है। स्थल में काफी चीजें आ सकती हैं, जैसे स्थल में क्या क्या आ सकता है? स्थल में आ जाता है वनीय, वनीय बायोम आ जाएगा। स्थल में घास भूमि आ जाएंगी, घास भूमि अलग, वन अलग, है ना। और क्या आ जाएगा? मरुस्थल आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा? टुंड्रा, ठंडा वाला क्षेत्र, भाई वो भी तो स्थल वाला क्षेत्र है। टुंड्रा बायोम ये आ जाएगा। ठीक, अब इसी में अगर वन में देखेंगे, वन में तो हालांकि ये जियोग्राफी वाला पार्ट है, तो इसमें अलग अलग तरह के वन आ जाएंगे, जैसे उष्णकटिबंधीय वन, वन आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन आ जाएगा। ठीक है, शीतोष्ण आ जाएगा, मानसूनी वन आ जाएगा। तो वनों के कई प्रकार आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इतना समझो। उसके बाद ये घास भूमि है, तो घास भूमि में भी इसे सवाना घास आ जाएगी, सवाना बायोम जो काफ़ी बड़ा बायोम क्षेत्र है। उसके बाद शीतोष्ण घास भूमि आ जाएगी, शीतोष्ण घास भूमि मतलब ठंडी घास, गर्म घास, बस इतना याद रखो। क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा भाग आपका
उसमें चला जाता है, घास के मैदान वाले चैप्टर में। ठीक, उसके बाद ये जलीय वायु, तो जलीय वायु में क्या आ जाएगा, जलीय वायु में जल आ जाएगा, जैसे सागरीय, एक आ जाएगा सागरीय वाला क्षेत्र, और एक आ जाएगा प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति अभी तो सागर में ही है, प्रवाल भित्ति। और ये सागरीय वाले क्षेत्र में और क्या क्या आ जाएगा, तो नदी आ जाएगा, भाई जल का ही भाग है, और झील आ जाएगा, नदियाँ, नदियाँ तो लिख दिए, तालाब, ये सभी आ जाएगा जलीय वाले क्षेत्र में। बहुत ही सिंपल है, इतना ही करना है। क्लियर है? आप समझिए क्वेश्चन। अब इसी से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो हमसे क्या बोला था, जीवोम नहीं है, तो ये सभी जीवोम है। स्थलीय भाग है, जलीय भाग भी जीवोम का है, उसमें वनीय, घास भूमि, मरुस्थल, टुंड्रा, सागर, ये सभी जीवोम का हिस्सा है। तो भाई साहब रेगिस्तान है, मरुस्थल बिल्कुल सही है, टुंड्रा है बिल्कुल सही है, घास मैदान है बिल्कुल सही है, लेकिन पारिस्थितिकी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट। पारिस्थितिकी तंत्र के ही अंतर्गत एक जीवोम छोटा सा हिस्सा है। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बड़ा है, आगे जब चैप्टर आएगा पारिस्थितिकी तंत्र वाला तो उसमें देखेंगे, अभी केवल समझते रहो एक बार। आगे चलें। जैविक अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का काम करता है। तो जैविक अजैविक घटकों के मध्य जो बिचौलियों का काम करता है उसको वियोजक बोलते हैं, और वियोजक को ही अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, अपघटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवोम या बायोम का एक उदाहरण है। मानव जनित का मतलब है जिसने मानव ने बनाया हो, मानव द्वारा निर्मित हो। क्या है? घास का मैदान मानव ने बनाया है क्या? नहीं। वर्षा वन, ऐसा वन जो वर्षा पर निर्भर करता हो, बड़े बड़े पेड़ हो, मानव ने बनाया है क्या? नहीं। जल तंत्र, महासागर वगैरह मानव ने बनाया है क्या? नहीं। फसली भूमि, मतलब एक भूमि पड़ी है, उसको जुताई कर दी, खेती कर दी, उसमें फसल उगाई, क्या वो मानव ने किया है? बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण यह संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। संक्रांति मतलब संक्रमण, संक्रमण मतलब कहने का कि मान लो एक ये समुदाय है अलग, एक ये समुदाय है अलग, ठीक, इनके बीच जो संक्रमण क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं इकोटोन। इकोटोन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि दो समुदायों, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। अब इस इकोटोन में मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये जो इकोटोन है इसमें ए के भी गुण मिलेंगे और बी के भी गुण मिलेंगे। तो कुल मिला के पारितंत्रों की विशेषता जो है, अलग अलग पारितंत्रों की विशेषता संक्रमण क्षेत्रों में पाई जाती है, उसी को इकोटोन बोलते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे, अभी केवल एक चैप्टर चलने दो, बाकी आगे जो है एक्सप्लेनेशन और आएगा जब चैप्टर्स आएंगे अच्छे खासे, अभी तो केवल स्टार्टिंग पॉइंट है। एक क्षेत्र के प्ररोहण, प्ररोहण बड़ा अजीब शब्द है, में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो ओवरऑल हमको ये मतलब है क्रमबद्ध परिवर्तन, ठीक है। मतलब कोई भी अगर जैविक क्षेत्र है या अजैविक, जैविक ले लो, जैविक क्षेत्र है, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु है, तो समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन, अगर समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, बस उसी को बोलते हैं अनुक्रमण। पारिस्थितिकी में जो परिवर्तन होता है उसी को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है, ठीक है। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो लिखा नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल याद रखो अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका भी एक अलग ही चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे हम लोग वायुमंडल के चैप्टर को। तो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितना? 78% लगभग। उसके बाद ऑक्सीजन 21% लगभग, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लगभग, ठीक है। और इसी चैप्टर में हम लोग सूर्य के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, और जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, उसके बारे में, है ना। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अरे किसमें पूछा क्या गया था? सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, तो ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन, सबसे हल्की गैस है,
सबसे हल्की गैस। और हाइड्रोजन के बारे में क्या है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो हाइड्रोजन ही है। क्लियर है? भविष्य का ईंधन, सबसे हल्की गैस। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बड़े शिकार की भूमि किसको कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जहां जलवायु पाई जाती है उसी क्षेत्र में बड़ी बड़ी घास होती है, बड़ी ऊंची घास, मतलब लगभग 5 मीटर ऊंची घास होती है, समझ लीजिए इतनी बड़ी बड़ी घास पाई जाती है, उसी को सवाना प्रदेश और उसी को हाथी घास कहते हैं। इस घास को क्या कहते हैं? हाथी घास, क्योंकि बड़ी घास है तो हाथी घास इसी को कहा जाता है। तो इसी को बड़े शिकार की भूमि कहते हैं। ऑप्शन डी पहले तो क्लियर है। उसके बाद ये सवाना प्रदेश है कहाँ पे? सवाना एक तो अफ्रीका में ले लो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ होगा वहीं सवाना घास का मैदान होगा। तो अफ्रीका हो गया, वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान है? लाओस, लानोस। वेनेजुएला में कौन है? लानोस है। तो यहाँ भी सवाना घास का मैदान है। तो यही सब क्षेत्र क्या है? बड़े शिकारों की भूमि कहलाते हैं। एक उपनाम है, इतना समझो। क्लियर? और बड़े बड़े जानवर भी पाए जाते हैं, सब भैंस है, हिरन है, जेबरा है, ज़्यादातर जानवर, सिंह है, चीता है, घड़ियाल है, शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको केवल याद रखना है। आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न यहां हो जाते हैं समाप्त। ठीक है, तो हम लोगों ने आज एनवायरनमेंट शुरू किया है। बहुत ही इजी तरीके से शुरू किया है, बहुत ज़्यादा अभी शुरुआत नहीं हुई है। जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उसी प्रकार से थोड़ा बहुत थ्योरी को भी लेते हुए, ज़्यादा नहीं क्योंकि थ्योरी ले लेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, थोड़ा बहुत थ्योरी को लेते हुए प्रश्नों के माध्यम से पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, और जो कि आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ऐसे प्रश्न। क्लियर है? तो भैया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे हैं कि नहीं है। क्लियर?